Hi there. In this particular video, we'll be understanding how exactly investments are made in alternative investments. Already, it is not that easy कि आपने जाके market में खरीद लिया या फिर exchange पे खरीद लिया, because essentially there is no real exchange here. Alright, so things happen over the counter. So we need to understand कि how the deals are structured and at the very same time how the investments are really structured. Alright, so to begin with, what we'll do is हम लोग जनरली ये जो चीज़ हम पढ़ने वाले हो प्राइवेट इक्विटी और आपके हेज फंड्स में लगती है. Alright, so we'll understand how exactly deals are structured. So there are two people in the deal. Alright, there is one general partner and there is one limited partner. Alright, so general partner है, मान लो वो $100 million इन्वेस्ट कर रहा है. Right, he is investing $100 million and he is the guy who knows how to manage the fund. Alright, so he is the general partner and he is investing $100 million. At the same time, ये जनरल पार्टनर जब इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके साथ बहुत सारे लिमिटेड पार्टनर्स भी आ रहे हैं. और लेट्स से फॉर एग्जांपल $25 million each limited partner is bringing in. Alright, $25 million is each limited partner bringing in. तो टोटल $200 million का इन्वेस्टमेंट हो रहा है. एक फंड बन गया जिसके अंदर $200 million पड़े. Alright, सो ये $200 million अब कहाँ डिप्लॉय होंगे? ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स पे डिप्लॉय होंगे. तो इन्वेस्टमेंट 1 2 3 4 5 6 सो एंड सो फोर्थ यहाँ पे डिप्लॉय होंगे. हु टेक्स द डिसीजन कि ये कहाँ कहाँ डिप्लॉय होगा? द जनरल पार्टनर, द फंड मैनेजर विल बी टेकिंग दैट डिसीजन कि हाँ भाई ये पैसा यहाँ जो है वो डिप्लॉय होगा. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द नेम. ऑलराइट, क्योंकि पैसा तो दोनों का ही इन्वेस्टमेंट में जा रहा है. ऑलराइट, जनरल पार्टनर का भी जा रहा है, लिमिटेड पार्टनर का भी जा रहा है. सो जनरल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर में डिफरेंस क्या रहता है? जनरल पार्टनर इज द गाय हु इज मैनेजिंग द फंड. लिमिटेड पार्टनर्स अपना पैसा इसको दे रहे हैं. ऑलराइट, दे आर नॉट मैनेजिंग द फंड. ऑलराइट, द सेकंड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वर्ड क्या है यहाँ पे? द वर्ड इज लिमिटेड पार्टनर. सिंस द वर्ड इज लिमिटेड पार्टनर, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि इनकी जो लायबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी. लिमिटेड टू व्हाट? टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट दे आर मेकिंग. ऑलराइट, 25 मिलियन बोला है तो 25 मिलियन का ही लायबिलिटी रहेगा. बट जनरल पार्टनर का लायबिलिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, फंड ने अलग से बोरोइंग उठाई है $20 मिलियन की. ऑलराइट, तो ये $20 मिलियन की जो एक्स्ट्रा बोरोइंग उठाई है या फिर एक्सटर्नल फंडिंग उठाई है, दैट शुड नॉट कम ऑन दीज पीपल. ऑलराइट, दैट शुड नॉट कम ऑन दीज पीपल. दैट onus is to be taken care by the general partner only. Alright, so general partner के पास power making है, decision making है, but at the very same time, in case if any other liability is being borne by the fund, it is the responsibility of the general partner only and not of the limited partner. So this is something that we need to understand and this is the main difference between both of them. इनका liability ये लोग के amount के उस पे ही रहता है. Alright, तो जनरली क्या रहता है? जनरली लिमिटेड पार्टनर कमिट करता है कि मैं $25 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा. ऑलराइट, एक साथ सारा का सारा इन्वेस्टमेंट नहीं मंगाया जाता है. 25 मिलियन बोला गया है तो व्हाट द जनरल पार्टनर वुड डू इज पहले 10 मिलियन लेगा, फिर 5 करके लेगा. ऑलराइट, द होल आइडिया इज कि पैसा एक साथ मंगाएगा कब? वो जब उसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखी. जब उसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बारी बारी से दिख रही है, आफ्टर टाइम दिख रही है, तो उस हिसाब से पैसा मंगाएगा. सो देयर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. वन इज द committed capital and the other is how much capital is being asked by the general partner from the limited partners to get in. Alright, so committed capital मेरा 25 मिलियन हो गया, उसमें से मैं कुछ अमाउंट as a general partner from the limited partners मंगाता रहूंगा. Alright, so this is something that we need to understand. Alright, now what we need to understand is how exactly the general partner is being paid. Alright, वो पे क्यों करेंगे उसको हम? Because he is the person who is managing the money at the end of the day. Alright, so he'll be paid for it. So moreover, the structure of fee, in both hedge funds and in private equity is on these lines that we are going to discuss right now. So दो फी रहती है, एक मैनेजमेंट फी रहती है और एक इंसेंटिव फी रहती है. ऑलराइट, मैनेजमेंट फी क्यों? क्योंकि इतना सारा पैसा मैनेज कर रहा है. इंसेंटिव फी क्यों? बिकॉज वी नीड टू इंसेंटिवाइज हिम टू मेक श्योर दैट ही ब्रिंग्स इन प्रॉफिट्स, सो दैट अगर प्रॉफिट आता है तो उसको भी पैसा हम ऊपर दे पाते हैं. ऑलराइट, सो मैनेजमेंट फी इज in the case of hedge funds is the percentage of AUM. Alright, what is AUM? Asset under management. So asset under management का कुछ percentage रहता है, could be 2%, generally 2% is the norm. Alright, however it really depends on the hedge fund. So 2% of AUM for example अपना है, तो that is something that is the management fee for hedge funds. Likewise for private equity, the percentage is nothing but say for example 2%, but of what? बट ऑफ द कमिटेड कैपिटल. ऑलराइट, तो प्राइवेट इक्विटी का जनरल पार्टनर ये है, ये लोग पैसा डाल रहे, कमिट कर रहे इतना, तो जो मैनेजमेंट फी जनरल पार्टनर लेगा वुड बी व्हाट? वुड बी 2% ऑफ द कैपिटल दैट दे आर कमिटिंग, नॉट द कैपिटल दैट द जनरल पार्टनर इज आस्किंग देम टू पुट इन राइट अवे.
Alright, so this is something that you need to understand. It is 2% of the capital that is being committed by the limited partners. Alright, so one more thing that we need to understand is अगर 100 मिलियन का मैंने कमिट किया हुआ है और मैंने 25 ही अभी बुलाए हैं या फिर जनरल पार्टनर ने 25 ही मांगे मुझसे, तो बचा कितना? 75 मिलियन बचा है. ये जो 75 मिलियन बचा है उसके लिए एक वर्ड है दैट इज नथिंग बट ड्राई पाउडर. उसके लिए एक वर्ड है दैट इज नथिंग बट ड्राई पाउडर. ऑलराइट, सो दैट इज ड्राई पाउडर. दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना भी कैपिटल कमिट हुआ है और जितना कैपिटल मंगा लिया गया है उन दोनों का डिफरेंस इज नथिंग बट ड्राई पाउडर. मतलब ये इतना कैपिटल मैं मंगा सकता हूं लिमिटेड पार्टनर से, इज नथिंग बट माई ड्राई पाउडर. ऑलराइट, द सेकंड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द इंसेंटिव फी. इंसेंटिव फी क्या रहती है? से फॉर एग्जांपल 20% है. 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ प्रॉफिट्स. 20% ऑफ प्रॉफिट्स कैसे? फॉर एग्जांपल 100 मिलियन का टोटल वो है फंड है, 120, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, 120 मिलियन हो गया. राइट, सो 20 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है तो उस पर मान लो 20% इंसेंटिव फी बन रहा है, तो 4 मिलियन जैसा हमने को जनरल पार्टनर का लेना बनता है. ऑलराइट, सो दिस इज इंसेंटिव फी कि आप प्रॉफिट जनरेट करो, प्रॉफिट जनरेट करोगे तो विल बी गेटिंग सम मनी. हाउएवर यू कैन हैव सम हर्डल रेट्स. हर्डल रेट्स बोले तो कि आप एक लेवल फिक्स कर सकते हो कि हाँ भाई 8% के ऊपर जाएगा तो ही मैं आपको इंसेंटिव फी दूंगा. अगर 8% आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो मैं आपको इंसेंटिव फी नहीं देने वाला हूँ. ऑलराइट, सो दैट इज अ हर्डल रेट वेयर यू आर क्रिएटिंग अ हर्डल कि हाँ इससे ऊपर गया तो ही रिटर्न आपको मिलेगा एज एन इंसेंटिव फी, नहीं तो आपको मैं नहीं दूंगा. ऑलराइट, सो से फॉर एग्जांपल हमने 8% का हर्डल बनाया कि अगर 100 मिलियन का टोटल फंड है तो कम से कम 108 तो होना ही चाहिए. और इंसेंटिव फी कब बनेगी? जब 108 को भी क्रॉस करेगा. However, in this hurdle rate as well, there are two things that we need to understand. One is the soft hurdle and the other one is the hard hurdle. Alright, तो soft hurdle, hard hurdle में फर्क क्या है? Say for example, रिटर्न आया 12%. Alright, आपकी hurdle rate कितनी? 8% ही है. फंड का रिटर्न आया 12%. So, अब soft hurdle में क्या रहता है कि जो फंड मैनेजर है उसको ये पूरे के पूरे 12% पे इंसेंटिव फी मिलेगा. उसने एक बार 8% क्रॉस कर दिया ना, थ्रेशोल्ड लाइन है 8% की, वो क्रॉस कर दी, मतलब वो इंसेंटिव फी मिलने वाली कितने अमाउंट पे मिलेगी या फिर कितने प्रॉफिट पे मिलेगी? पूरे के पूरे 12% पे मिलेगी. ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. हार्ड हर्डल में क्या रहता है? हार्ड हर्डल में मेरा आर 12% है. ऑलराइट, और हर्डल रेट कितनी थी? 8% थी. तो माई हार्ड हर्डल रेट इज 8%. तो मेरे को कितना बनता है? 8% माइनस करके 4% पे ही मैं इंसेंटिव फी दूंगा. ऑलराइट, तो हार्ड हर्डल में क्या रहता है कि ये मेरी जो थ्रेशोल्ड लाइन है उसके ऊपर जो आपने रिटर्न जनरेट किया है उस पर आप इंसेंटिव फी ले लो. ऑलराइट, उस पर आप इंसेंटिव फी ले लो. सो दिस इज हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स. सॉफ्ट हर्डल ये लाइन है, अगर सॉफ्ट हर्डल क्रॉस कर दिया है तो पूरे पे आपको इंसेंटिव फी मिलेगी. हार्ड हर्डल ये लाइन है, अगर आपने इसके ऊपर क्रॉस कर दिया तो आपको मिलेगा, बट कितने में मिलेगा? खाली इतने पार्ट पे ही मिलेगा. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ फी स्ट्रक्चर. ऑलराइट, देयर आर सम अदर टर्म्स एज वेल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. वन इज हाई वाटरमार्क. Alright, what is high watermark now? Say for example, फंड मैनेजर ने 100 मिलियन से स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर में 120 मिलियन कर दिया, उसको अपने नेट ऑफ फीस है, फीस दे दिए. अगले साल 110 हो गया. ऑलराइट, तो इंसेंटिव फी तो मिलेगी नहीं, लॉस कर लिया. अब अगले साल उसने यहाँ से 115 किया. ऑलराइट, यहाँ से 115 किया, तब भी मैं उसे इंसेंटिव फी नहीं दूंगा. क्यों? बिकॉज ये 110 होने से पहले मेरी वैल्यू कितनी थी? ईयर एंड पे 120 थी. तो 120 आप पहले लेके आओ, 120 लेके आओ, उसके ऊपर जाओ, फिर आप बात करना इंसेंटिव फी की. ऑलराइट, आपने मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले यहाँ से यहाँ ले गए थे. ऑलराइट, फिर आपने यहाँ से यहाँ कर दी, तो पहले यहाँ पे लेके जाओ ऊपर वापस, एंड देन यू टॉक अबाउट इंसेंटिव फी वंस यू क्रॉस दैट लेवल अगेन. सो 120 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको इंसेंटिव भी नहीं देना है. दैट इज व्हाट हाई वाटर मार्क इज. कि अगर आपने एज अ फंड मैनेजर लॉस कर दिया है तो पहले आप पुरानी वैल्यू पे लेके जाओ चीजों को, एंड देन उसके ऊपर जो जा रहा है then you are eligible for what? Then you are eligible for returns in terms of incentive fee. So this is how exactly it works around. There are 2-3 more terms which we need to understand. I'll erase the board and then we'll understand that. Alright, so there are 3 more terms that we need to understand before we really talk about different alternative asset classes. The first term that we need to understand is a catch-up clause. Alright, so basically as the name suggests कि general partner जो है उसको एक particular return को catch up करना पड़ेगा so that he makes some money for himself. Alright, when I do the calculations you will see that it is very much similar to soft hurdle.
सो इतना कुछ वैसे आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, बट जो वर्ड है कैचअप क्लॉज वो उससे आपको समझना है कि जनरल पार्टनर विल हैव टू अचीव अ सर्टेन काइंड ऑफ रिटर्न टू मेक श्योर दैट ही गेट्स द इंसेंटिव फी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो से फॉर एग्जाम्पल एक रिटर्न है 14% का जो कि एक फंड में आया है, इंसेंटिव फी 20% है, ऑलराइट, एंड हर्डल रेट 4% है, ऑलराइट, हर्डल रेट इज 4%. तो यहाँ पे सॉफ्ट हर्डल हार्ड हर्डल की बात नहीं होगी, बट जब वो कंक्लूजन आएगा तो आपको दिखेगा कि सॉफ्ट हर्डल ही एक तरीके से. तो कैचअप फ्रेज में क्या है कि पहले का जो 14% है, ऑलराइट, पहले का जो 14% है उसमें से 8% जो है वो एलपी को बिलोंग करेगा. ये 8% मैं कहाँ से ला रहा हूँ, ये 8% मैं हर्डल रेट से ला रहा हूँ. ऑलराइट, तो 14% जो टोटल रिटर्न आया है उसमें से पहला 8% किसका निकल जाएगा, वो पहला 8% निकल जाएगा आपके एलपी का. ऑलराइट, बाकी का 2% जो रहेगा, ठीक है, वो आएगा जीपी का, वो आएगा जीपी का. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एलपी को 8% मिल गया, 2% यहाँ पे किसको मिला, जीपी को मिला. ऑलराइट, द रेशियो दैट इन द रेशियो इन विच इट इज गेटिंग डिवाइडेड इज 80-20. ऑलराइट, दिस इज गिवन टू यू. द रेशियो दैट इट इज गेटिंग डिवाइडेड इज 80-20. तो पहले 10% को हमने बांटा है 8% और 2% में, 8% बिलोंगिंग टू एलपी, 2% बिलोंगिंग टू जीपी. बचा कितना परसेंट, अब 14% टोटल रिटर्न आया है, तो 4% बचा है. 4% अगेन डिवाइडिंग इन द वेरी सेम रेशियो 80 and 20. एलपी को कितना मिलेगा, 80% ऑफ 4%, 3.2%. अगेन आई एम रिपीटिंग, 80% ऑफ 4%, 3.2%. ये रेशियो होगा आपके पास. 20% ऑफ 4%, 0.8%. दिस विल बी गोइंग अगेन टू जीपी. ऑलराइट, तो जीपी के पास टोटल कितना गया है, 2% ये गया है, 0.8% ये गया है. तो 2% प्लस 0.8% इज नथिंग बट 2% प्लस 0.8% इज इक्वल टू 2.8%. ऑलराइट, 2.8%. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू होम टू जीपी. अब यही चीज सॉफ्ट हर्डल के हिसाब से सोचते हैं. सॉफ्ट हर्डल मान लो 8% था, रिटर्न आ गया 14%. ऑलराइट, सो हर्डल रेट तो क्रॉस कर दिया है, ठीक है. सो नाउ द इंसेंटिव फी दैट इज सपोज टू दैट द जीपी इज सपोज टू गेट इज 20% ऑफ व्हाट, ऑफ 14%. सो दैट इज 2.8%. ऑलराइट, कितना नंबर है, एग्जैक्ट सेम नंबर है जो यहाँ है. सो इट इज वेरी मच सिमिलर टू सॉफ्ट हर्डल, बट टर्मिनोलॉजी की बात है कि द इन्वेस्टर और द जीपी will have to chase that 10% to make sure that after giving that 8%, 2% is available for him. Alright, so that is something that we need to understand कि hurdle rate के ऊपर वो 2% जब निकाल पाएगा तभी उसको मिल पाएगा, वरना मिलने के chances कम हो जाते हैं. So one thing that we need to understand, catch-up clause, कि he needs to achieve that 10% return so that he makes sure that 20% of the incentive fee he is getting. तो 20% देखो 80-20 का रेशियो आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा कि 20% ऑफ इंसेंटिव फी, 20% ऑफ रिटर्न उसको मिलने वाला है. तो 20 बिलोंग्स टू द जीपी और बाकी का 80 जो रहेगा वो एलपी को बिलोंग करेगा. ऑलराइट, सो ये आपको 80-20 का रेशियो यहाँ से भी मिल पा रहा है. तो 10% मैंने आपको समझाने के लिए ले लिया. इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिकॉज हर्डल रेट 8% है, तो पहला 8 उसको चला गया और बाकी का जो ऊपर वाला है वो आपके पास इसके पास आ गया. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. दैट इज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी. Second terminology that I'm going to let you know or going to explain you rather is about waterfall. Alright, waterfall is the way in which how the deal is getting structured between the GP and the LP. Alright, so GP is the general partner, LP is the limited partner. ये आपको पता रहना चाहिए. So waterfall में क्या हो रहा है कि जो भी रिटर्न आ रहा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. दो तरीके है ना. फॉर एग्जाम्पल जीपी ने 10 इन्वेस्टमेंट्स किए, तो क्यूमुलेटिव 10 का इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आ रहा है फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जीपीएलपी के बीच में, या फिर जो 10 इन्वेस्टमेंट है उसमें से एक इन्वेस्टमेंट है बाय किया फिर एग्जिट कर दिया मान लो पहला इन्वेस्टमेंट, तो या फिर वो डील बाय डील बेसिस पे जीपी और एलपी के बीच में हो रहा है. क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इज द कंफ्यूजन दैट विल जनरली सी इन एन एग्रीमेंट. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं. सो वाटरफॉल ये देख रहा है कि कैसे जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है, क्या पूरे इन्वेस्टमेंट्स को क्यूमुलेटिवली देखा जाएगा और फिर जीपी और एलपी में फी कैलकुलेट होगी या फिर रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर एक इन्वेस्टमेंट को इंडिविजुअली देखा जाएगा. सो इन केस अगर हम डील बाय डील देख रहे हैं चीजें, और डील बाय डील हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो वी कॉल इट द अमेरिकन वाटरफॉल. वी कॉल इट द अमेरिकन वाटरफॉल. अगर हम पूरे फंड का एक साथ देख रहे हैं, पूरे फंड का एक साथ देख रहे हैं, तो वी कॉल इट द यूरोपियन वाटरफॉल. ऑलराइट, वी कॉल इट द यूरोपियन वाटरफॉल. अब जीपी के पर्सपेक्टिव से बेटर क्या है, सोचो आप. जीपी के पर्सपेक्टिव से अमेरिकन वाटरफॉल बेटर है, बिकॉज मान लो 10 इन्वेस्टमेंट्स है. ऑलराइट, पहला इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा किया, जीपी ने क्या किया, उसको एग्जिट ले लिया. तो वहां पे एग्जिट लिया तो वहां पे उसकी क्या बन गई, उसकी इंसेंटिव फी बन गई, क्योंकि वहां पे वो हर्डल रेट भी क्रॉस कर गया होगा.
तो जीपी को यहाँ पे पहले इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा फी मिल गया। और बाकी हो सकता है कि 9 इन्वेस्टमेंट शायद प्रॉफिट में ना हो। तो अमेरिकन में जीपी को तो ये बहुत आराम है कि जैसे जैसे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वैसे वैसे उसको मिलता जा रहा है। लॉस वाले हो सकता है वो शायद बाद में सेल करे। ऑलराइट, सो ये एडवांटेज सिचुएशन है। यूरोपियन वाटरफॉल में ऐसा नहीं होता। यूरोपियन वाटरफॉल में टॉकिंग अबाउट द एंटायर फंड, तो एंटायर फंड when that entire fund is crossing that hurdle, only then the GP is GP will be getting the incentive fee. So this is something that is you need to understand again कि यूरोपियन में क्या हो रहा है। यूरोपियन में जो भी LP है पहले उनका इन्वेस्टमेंट उनको मिलेगा, हर्डल रेट के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, and then something will be going to the GP. But in the case of American waterfall, it is depending on what? It is depending on the deal कि कौन सा डील से वो एग्जिट कर रहा है। So say for example 25 मिलियन GP ने डाला है और 5 मिलियन 3 LP ने डाला है। ऑलराइट, तो ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपने इसको विड्रॉ कर दिया, तो ये डील के हिसाब से ही इनको पैसा मिलेगा और इसकी फी बन जाएगी। लेकिन यूरोपियन में क्या है, सारी डील्स को एक साथ कंसिडर किया जाएगा और पहले जब इनका टोटल अमाउंट 15 मिलियन प्लस जो भी इंसेंटिव फी है वो आ जाएगी, उसके बाद ही कुछ ना कुछ जीपी का बनेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्टर हो एज एन एलपी तो आप क्या चाहोगे, यूरोपियन वाटरफॉल हो। अगर आप इन्वेस्टर हो एज अ जीपी तो आप चाहोगे अमेरिकन वाटरफॉल हो। सो दिस इज समथिंग अगेन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन एन ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास। अब बात आती है क्लॉबैक प्रोविजन की, और इट वेरी मच रिलेटेड टू अमेरिकन वाटरफॉल। अब देखो डील बाय डील चीज़ें हो रखी है। मान लो पहला इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पहला इन्वेस्टमेंट एग्जिट कर दिया जीपी ने, वहाँ से पैसा बन गया, वहाँ से जीपी की इंसेंटिव फी भी बन गई। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, मान लो मैं वो इंसेंटिव फी उसकी बनी, उसने मेरे को मेरा रिटर्न दे दिया और 9 इन्वेस्टमेंट्स अभी भी पड़े हैं, लिक्विडेट नहीं किए गए। सो मैं एज एन एलपी मान लो जीपी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद दिस फंड मैनेजर, आई वांट टू स्विच इट। तो अब होगा क्या, मैंने तो एक डील का उसको इंसेंटिव फी पे कर दिया है, बाकी सारे डील का कुछ होना बाकी है, और हो सकता है कि वो थोड़े टाइम में प्रॉफिटेबल हो जाए, फिर उसका भी मुझे पे करना पड़े, बट एक डील का दे दिया, बाकी सबका बाकी है। ऑलराइट, सो अब दिक्कत क्या है कि मेरे को तो एक तरीके से नुकसान हो गया, क्योंकि जहां पे प्रॉफिट आया उसका मैंने इंसेंटिव फी दे दिया एज एन एलपी, बट बाकी का मेरा रह गया। ऑलराइट, अगर वो लॉस वाला भी हम कंसिडर करते तो मेरा कम आता देना। सो क्लॉबैक प्रोविजन वही बोलता है कि डील बाय डील में मान लो कि मैंने 2 मिलियन का इंसेंटिव फी दे दिया है, ऑलराइट, 2 मिलियन का इंसेंटिव फी दे दिया है, तो क्लॉबैक प्रोविजन क्या कहता है, अगर ये प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, तो अगर दोनों पार्टी के बीच में रिलेशनशिप खराब होते हैं और वो एग्जिट लेना चाहता है, ऑलराइट, एलपी डजंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस जीपी, इन दैट केस जितना भी अमाउंट एलपी का वापस बनता है ये 2 मिलियन में से, द जीपी इज लायबल टू पे द एलपी बैक। ऑलराइट, सो क्लॉबैक प्रोविजन इज इन फेवर ऑफ होम, इज इन फेवर ऑफ एलपी। ऑलराइट, कि जितना भी ऊपर चला गया है, जितना भी मैंने आपको एक्सेस में दे दिया है, ऑलराइट, उसका मेरे को आपको वापस देना है। फॉर एग्जांपल डील बाय डील के हिसाब से मैंने आपको 2 मिलियन का इंसेंटिव फी दिया हुआ है, लेकिन अगर सारी डील्स को एक साथ कंसिडर करते हम तो मेरा इंसेंटिव फी 1 मिलियन ही आता, ऑलराइट, 1 मिलियन ही आता। तो इन दैट केस जो बचा हुआ 1 मिलियन पे मैंने आपको 1 मिलियन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, दैट आई एम सपोज टू गेट इट बैक। सो दैट इज क्लॉबैक प्रोविजन व्हिच इज something that you must add it given you are acting as an LP. Alright, so these are all the provisions that we generally talk about in an alternative investment asset class between a GP and an LP. Alright, so this is something that you need to understand when you are entering the hedge fund industry, or whether you are entering into the private equity industry. You need to work out these numbers and make sure that how these are getting calculated. Alright, with this we have understood the basics of all the alternative investments as such, and we'll be moving ahead with what? With different asset classes that are a part of alternative investments. Thank you.